शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, आज हम बायोडाइवर्सिटी में लेक्चर 2 में आगे बढ़ेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को हम वहां पर समझेंगे। लेकिन लेक्चर 2 को असाइन करने के पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यू दूंगा। उन एमसीक्यू को ध्यान से देखिए और उनके आंसर कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर भी बतलाऊंगा और देखूंगा कि आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। कि जो आंसर आपको नहीं मिलता डायरेक्टली एनसीईआरटी में, तो प्लीज उसके बारे में पता कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही बेटा ड्राइव है। के चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपकी वो है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। के कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कीजिए और सही ऑप्शन को चुनिए। के तो आपके सामने स्क्रीन पे बेटा कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड दिखाई पड़ रहा है और मैच द कॉलम में आपको आप दोनों कॉलम मैच कीजिए, फिर दिए गए ऑप्शन में से चुनिए कि 1 2 3 4 में से क्या सही है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा, के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। सही कथन का पता लगाइए। इफ वी कंसीडर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी में रन इनटू मिलियंस। दूसरा स्टेटमेंट है, देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। के तीसरा स्टेटमेंट है, इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ओनली 8.1% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फॉर। डी स्टेटमेंट है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। तो आपको बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। कि ट्रू स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा। ठीक है, क्लियर? चारों सही नहीं है, ये तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा। तो क्या गलत है वो पता लगाइए। और देखो बेटा, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में क्या है, कुछ फैक्ट छिपे हुए हैं, तो वो फैक्ट दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच द स्पीसीज इन कॉलम फर्स्ट एंड इट्स कैटेगरी इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के को मैच करना है आपको कि रेयर स्पीसीज क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है। ठीक है, कॉलम सेकंड में लिखा हुआ नो स्पीसीज फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, लोकलाइज स्पीसीज, स्पीसीज अंडर थ्रेट। तो आपको सही मैच करना है, क्योंकि बेटा देखो ये ऐसे वर्ड है जो एग्जाम में रैंडमली पूछ दिए जाते हैं, तो इनका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसके ऊपर एमसीक्यू लगा लें। ठीक है, क्लियर? तो ये है तीसरा क्वेश्चन आपका। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, आपको पता लगा। और देखिए, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट्स में बेटा नोट कर लेना इनको। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीसीज डाइवर्सिटी। के इनको आप अरेंज कीजिए स्पीसीज डाइवर्सिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले उसे रखिए जिसकी सबसे अधिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद उससे कम वाले को रखिए बेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना, तो सबसे आखिर में सबसे कम डाइवर्सिटी वाला आएगा। के तो आप देखिए ऑप्शन दे रखे बेटा, तो फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया को आप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पीसीज डाइवर्सिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए इसको आप। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है बेटा। ठीक है, चलिए, तो आप 4 ही क्वेश्चन दूंगा आज मैं आपको, और इसके बाद आपको, और ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उन्हें आपको कॉपी में, आपके रजिस्टर में आपको नोट भी करना है उनको। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है वो। ठीक है, चलिए, तो आप लेक्चर नंबर 2 सुनते हैं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोसिस्टम भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमको देखना यह है बेटा कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने इकोलॉजी के अंदर पढ़े थे, हमने पहले के चैप्टर्स में इकोसिस्टम को देखा था, हमने ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट को देखा था। उसके चलते क्या होता है कि कई सारे जीवित जीव इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनमें बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी का क्या सिग्निफिकेंस है और उसका पृथ्वी पर जो है वो किस प्रकार
का हमारी अर्थ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनसे बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है और बायोडायवर्सिटी का लॉस होने पर हमें क्या खतरा हो सकता है यह भी देखना है। कैसे हम अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं यह भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट इशू है। दरअसल जो भी पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है वो एक प्रकार से हमेशा मानते हैं कि प्रकृति को समझने का प्रयास था कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट काम करता है, कैसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है। लेकिन जो असल में हमको सामने दिखाई पड़ता है जीवित जीव डायवर्सिटी अर्थ पर दिखाई देती है। रंग बिरंगे आपको जो है वो फ्लावर दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं, कई तरह की चींटियां दिखाई पड़ती है, कई तरह की आपको राइस वेराइटीज दिखाई पड़ती है। तो ये जो अंतर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अंतर है ना, ये प्रकृति में क्यों बने हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इन चीजों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज ये चैप्टर जो है वन ऑफ द ऐसे चैप्टर में से एक है जिसको समझने की आज आवश्यकता है। समझने के साथ साथ इसको अपनी जिंदगी में उतारने की भी आवश्यकता है। देखिए, एनसीईआरटी ने कोई भी चैप्टर दिया आपकी बुक में रखा है तो बहुत सोच समझ कर रखा है उन्होंने कि वो चाहते ये है कि आपको एजुकेट करना है। और एजुकेट करने का मतलब केवल किताबों को पढ़कर एग्जाम पास कर लेना नहीं होता है। एजुकेशन शुड बी इन योर लाइफ, कि शिक्षा जीवन के अंदर उतरना चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वही सच्ची शिक्षा होती है, रियल एजुकेशन होता है। और ये चैप्टर हमको ये सब समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हर चैप्टर में कुछ नई कहानी निकल के आती, कोई नई चीज हमको सीखने मिलती है। चलिए, तो अब हम जो है लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम बताना जिसने जो है फर्स्ट टाइम ये अंदाजा लगाया, उसने देखा कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट का बायोडायवर्सिटी कंपेयर किया और उसने ये अंदाजा लगाया कि बायोडायवर्सिटी जो है कुल मिलाकर 7 मिलियन के आसपास, यानी 7 मिलियन के आसपास ऑर्गेनिज्म जो है वो हो सकते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी 7 मिलियन के आसपास हो सकती है। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है किस साइंटिस्ट ने जो है वो जो है सोशियोबायोलॉजिस्ट ने बायोडायवर्सिटी टर्म को दिया। के तो आपको ये बताना है किसने बायोडायवर्सिटी टर्म को दिया। ठीक है, बताएंगे आपके। तो मैंने आपसे दो बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे आपसे, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे पूछी। कि मैंने आपसे पूछा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बताया था कि हमारे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी 7 मिलियन के आसपास हो सकती है। दूसरा आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम बताया जिसने कि जो है वो बायोडायवर्सिटी टर्म को दिया। ठीक है, क्लियर? आ रही बात समझ में अटके? तो आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देने अटके। चलिए, तो अब जो आईयूसीएन ने कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, शायद मैंने नाम बोला उसका कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर अटके। कई बच्चों ने कहा सर एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों बातें बिल्कुल सही है बेटा। आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका जो नया नाम है, जो इसका जो नाम शॉर्ट किया गया है इसका, वो नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अटके। पर हमारे एनसीईआरटी में पूरा नाम दे रखा है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के। तो मैं गलत नहीं था, मैंने जो नाम बोला वो भी सही था और ये भी सही नाम है के। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दुनिया भर की जो है वो बायोडायवर्सिटी की चिंता करता है, उसके ऊपर रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, लोगों को समझाता, अवेयर करता है ये कि हमको बायोडायवर्सिटी को सहेजना होगा, हमारी प्रकृति को बचाना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां क्या बोलेंगी? गुस्सा करेंगी आप के। जैसे आज ग्रेटा गुस्सा करती है, ऐसे ही बहुत बच्चे होंगे जो गुस्सा करेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब हम थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी के फैक्ट को साथ लेते हुए हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। याद रखिए इस चैप्टर में 99.99% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन चूंकि यहां पर फैक्ट इन्वॉल्व है, वो फैक्ट आपको याद रखने होंगे, दिमाग में रखने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, चलिए बता देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आपको बताना है कि कितनी मैंगो की वेराइटीज हमारे इंडिया में देखी जाती है, ऑन एन एवरेज कितनी मैंगो वेराइटीज हमारे इंडिया में, और कितनी राइस वेराइटीज हमारे इंडिया में। चलिए बताइए। अब ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट जो आपको बताना है, कितनी राइस वैरायटीज इंडिया के अंदर है, कितनी जो है मैंगो वैरायटीज इंडिया के अंदर है, बताइएगा। फिर आपको बताना है उस प्लांट का नाम बताइए जो हिमालय पर मिलता है और जिसके अंदर से एक ड्रग मिलती है और उस ड्रग का नाम है रेजरपाइन। सुनिए क्वेश्चन आंसर करना, उस ड्रग का नाम है रेजरपाइन और इसके अंदर आपको जो है वो अलग अलग हिमालय के एरिया में जो प्लांट जो मिलता है उसमें आपको अलग अलग ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन देखने मिलता है, ड्रग की इफिकेसी अलग अलग देखने मिलती है आपको। तो आप उस प्लांट का नाम बताइए पहले तो मेरे को कि क्या नाम है इस प्लांट का, और उस डाइवर्सिटी बताइए किस डाइवर्सिटी में इसको हमने पढ़ा था।
यानी रजरपाइन किस प्लांट से मिलता है, जिसके अंदर हमको अलग अलग लेवल पर डाइवर्सिटी देखने मिलती है, उसके ड्रग के कंपोजिशन में फर्क आता है। तो आपको उस डाइवर्सिटी बताना है, क्या वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, क्या वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, क्या वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, किस तरह का डाइवर्सिटी है, ये आपको बताना है। देखिए है ना बेटा, एनसीईआरटी का फैक्ट है, बताना है आपको ये। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है चैप्टर में, मोर देन 70% ऑफ ऑल दी स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल के। देखिए आज हमारे पास जो रिकॉर्ड, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट संख्या में कम है, ऐसा नहीं है बेटा के, यानी हम जो रिकॉर्ड तैयार करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम जो है स्पीसीज को एक के बाद एक पहचानते हैं, तो उसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड आज तक अवेलेबल, उसमें 70% तक स्पीसीज जो रिकॉर्डेड है वो एनिमल्स के। जबकि प्लांट्स की बात करें, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 22% के आसपास हैं जो रिकॉर्ड हमारे पास है। आज हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीसीज का रिकॉर्डेड के, वी हैव रिकॉर्ड अराउंड 1.5 मिलियन स्पीसीज, उसमें से आप देखेंगे 70% तक स्पीसीज एनिमल है, 22% जो है वो उसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शामिल है के। अब ये गलती में, अब ये मत करना कि आप अरे सर ये तो प्लांट लिखा है, ये फंजाई लिखा है, कैसे साथ में आ गया ये। तो बेटा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा, पहले फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया था ये, और आज भी कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो फंजाई को जो है वो प्लांटी के साथ ही बतलाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा हमने इसको दिमाग में डाल लिया, ठीक है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो हालांकि किंगडम फंजाई अलग होता है, हम जानते हैं अच्छे के, लेकिन ये बाद का डेवलपमेंट है, और आज भी हम फंजाई के कई कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लांट के समान सेल वॉल का मिलना के, तो उसको प्लांट के साथ पढ़ लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है, ठीक है ना, जैसा लिखा है उसे। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमी ग्रुप के। एनिमल से यदि हम बात करें तो सबसे अधिक क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, और आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। ये तो हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था, है ना बेटा, ठीक है। तो एनिमल्स में इंसेक्ट जो होते हैं, दे आर दी मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप टू मोर देन 70% टोटल के। आप सोचिए, आपके जितने एनिमल्स हमको पता है उनमें से सबसे अधिक तो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा में भी सबसे अधिक क्या है, वो इंसेक्ट है। मतलब यह हुआ कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट के। सबसे सफलतम तो यही है, ठीक है, हर 10 एनिमल में से 7 तो इंसेक्ट मिलेंगे आपको के, क्योंकि 70% तक एनिमल्स जो हमको मालूम है वो, देखो टोटल क्या है, जितनी स्पीसीज रिकॉर्डेड उसमें से 70% क्या है, उसमें से 70% एनिमल है, और उन एनिमल का भी 70% इंसेक्ट है, ठीक है। The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibia, reptiles and mammals के। ऐसा कहा जाता है कि जिन फंजाई को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं, उन फंजाई की केवल प्रजातियों की बात की जाए, स्पीसीज की बात की जाए ना पूरी दुनिया में, तो जितने भी आप पूरी मछलियों को जोड़ लीजिए, सारे एम्फीबिया को जोड़ लीजिए, सारे रेप्टाइल्स को जोड़ लीजिए, सारे मैमल्स को जोड़ लीजिए, और जो टोटल फिगर निकल के आएगा ना, उससे भी अधिक जो है वो फंजाई की स्पीसीज है। दिस जस्ट शो यू, एक आपको क्या बतला रहा है, एक आपको ये बतला रहा है, केवल एक छोटी सी पिक्चर बता रहा है आपको कि कितने तरह की डाइवर्सिटी। अरे देखो सिंपल सी बात है, मिस्टर अंबानी के पास कितना पैसा है, अब हम कैसे बताएं कितना पैसा है, क्या हम बोलेंगे बहुत ज्यादा पैसा है। किससे ज्यादा पैसा है, टाटा से भी ज्यादा पैसा है। किससे ज्यादा पैसा है, बिरला से भी ज्यादा पैसा है। किससे ज्यादा पैसा है, अरे गोदरेज मोदरेज सबको जोड़ लो, बड़े बड़े लोग, उनसे भी ज्यादा पैसा है। अब ये कोई फिगर थोड़ी ना हुआ, दिस इज नॉट ए फिगर, दिस इज जस्ट ए कंपैरिजन, कि भैया एक अंदाजा लगा लो कि बड़ा आदमी मतलब बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत सारा पैसा उसके पास के। पैसा को ऐसा थोड़ी कहीं से नोट बनाने की मशीन से, पैसा है बेसिकली बिजनेस से के, कि उसके बिजनेस प्लान्स, उसके जो है वो जो भी वो अपना ऑयल रिफाइनरीज हुए, उस जियो हुआ, ठीक है, तमाम तरह के जो प्लान उसने, और ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, इससे भी जो है वो हमारा पूरा कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, हम आगे जब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, इस चैप्टर में बात करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये जो हमने कहा कि कौन कितना अमीर है, हमने एक फिगर दिया, पर एग्जैक्ट हमारे पास संख्या नहीं, तो हमने कहा कि दी भैया आपको अंदाजा लगाना है कितनी फंजाई की स्पीसीज है, तो इतना समझ लो आप कि सारे पक्षी जोड़ लो, आप सारे मेंढक, सारे एम्फीबिया जोड़ लो, आप सारी मछलियां जोड़ लो, आप सारे मैमल्स जोड़ लो, आप सारे रेप्टाइल्स जोड़ लो, आप, और जो मिलाकर टोटल नंबर आएगा उससे भी अधिक फंजाई की स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। तो अब आपके सामने जो है वो कुछ पाई चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब इस चार्ट में आपको ध्यान रखना ये बेटा आपको कि ये जो चार्ट है ना, ये कभी भी जो है वो
क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि आप बिल्कुल दिमाग में डाल लेना चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ भी दे रखा है ना, केवल एनसीईआरटी का पेज नंबर छोड़ के और चैप्टर का नाम छोड़ के सब कुछ क्वेश्चन बन सकता है, समझ गए ना? ठीक है, तो अब देखिए, अब ये क्या है इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर जैसे हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है, वो है इंसेक्ट का। तो मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम के, यानी ये जो है ये नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है ये इंसेक्ट को, ठीक है ना? सबसे बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट का, ठीक है। फिर सारे एनिमल का को मिला दिया हमने, तो ये देखा हमने क्रस्टेशिया, इंसेक्ट के बाद हमने कहा मोलस्का। याद रखिएगा सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल क्या होते हैं, वो मोलस्कन होते हैं, ठीक है। अकेले सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, वो है मोलस्का, ठीक है। देन क्रस्टेशियंस है, देन इसके बाद जो है वो अदर एनिमल ग्रुप है, तो इसमें से याद रखना आपको 1 और 2 नंबर वे आर वेरी इंपॉर्टेंट के, एक तो है आपका इंसेक्ट, दूसरा है मोलस्का के। फिर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक होती है मछलियां के, गलती मत करना, भूलना नेट के, मैंने कहा वर्टिब्रेट में सबसे अधिक होती है मछलियां, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, उसके बाद नंबर 2 पर है, आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं बर्ड्स, पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं आपको नेट के, ठीक है ना। नंबर 3 पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। नंबर 3 पे आपको दिखाई पड़ रही है रेप्टाइल्स, देखिए ना, हम पाई चार्ट का साइज देख के बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है रेप्टाइल्स, ये दिखाई पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे रेप्टाइल्स, ठीक है, ठीक। देन फिर मैमल्स एंड एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है। ये डिस्कस कैसे निकाला, तो आप देखो यहां पे जो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है उसमें सबसे अधिक जो वर्टिब्रेट एनिमल है उनमें सबसे अधिक प्रजातियां किसकी देखने मिलेंगी, तो सबसे अधिक प्रजातियां देखने मिलेंगी हमको फिशेस की, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट में सबसे अधिक देखने मिलेंगे हमें इंसेक्ट की, ठीक है। और ओवरऑल टोटल एनिमल जोड़ लोगे तो भी इंसेक्ट की स्पीसीज सबसे अधिक हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। जब आप आते हैं प्लांट की बात करते हैं, देखो बेटा ये फिगर 15.1 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। जब हम ग्लोबल डाइवर्सिटी में हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो प्लांट्स हैं जो अर्थ पर रूल कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म है। देन उसके बाद हम बात करते हैं जो प्लांट नहीं है, किंगडम फंजाई की स्पीसीज ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। तो देखो यहां पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंजाई को प्लांटी के साथ में रखा हुआ है ना बेटा। अब जैसा चैप्टर में दे रखा है उसको उसकी अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब यहां पे हमको मालूम है कि किंगडम फंजाई अलग होता है, दे आर नॉट प्लांट्स के, लेकिन वी कैन नॉट चेंज दिस पाई चार्ट, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो हमें समझना है बेटा, ठीक। तो हमने क्या कहा, सबसे अधिक एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा आपको एल्गी दिखाई पड़े बड़ी संख्या में, है ना, क्लियर। और फंजाई भी एक बड़ा ग्रुप क्रिएट करती है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आगे हम। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोक्रिटिक स्पीसीज देयर माइंड के, अब तक बायोलॉजिस्ट को जो है किंगडम मोनेरा की डाइवर्सिटी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है किंगडम मोनेरा में कई सारी स्पीसीज है और हर एक स्पीसीज के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, कई सारी किस्में होते हैं, कई सारे स्ट्रेन होते हैं इसमें के, तो इसलिए इसको समझ पाना इसको, और इसमें क्या होता है प्रोक्रिटिक में रेट ऑफ म्यूटेशन भी हायर साइड होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और म्यूटेशन का दर भी हायर साइड होता है। तो इसलिए अभी तक जो है प्रोक्रिटिक स्पीसीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया की बात करें हम, वायरस की बात करें हम, स्मॉल प्रोटोजोआ की बात करें हम, प्रोटोजोआ की बात करें तो हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं कि ये जितने भी जो है वो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में केवल हमें जितने माइक्रोब की जानकारी है वो केवल 1% है। वी नो ओनली 1% ऑफ माइक्रोब ऑफ दिस वर्ल्ड, की इस दुनिया के बायोलॉजिकल वर्ल्ड के केवल 1% माइक्रोब को हम जानते हैं, 99% को हम नहीं जानते। कोरोना वायरस का हल्ला हुआ कि कोरोना वायरस क्या है, कुछ नया है क्या, चीन ने बना के छोड़ दिया, सब गलत है कि साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन क्या, जो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है जहां पर जो है एपिडेमियोलॉजी का वर्क होता है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है वहां पर जो है वो एपिडेमियोलॉजी की स्टडीज करते हैं। उन्होंने पता लगाया, उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे कई कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रकृति में मौजूद है, ये बात अनफॉर्चुनेट है कि कब कौन सा एक्टिव आपके सामने आ जाए, दिस इज जस्ट एन चांस एनकाउंटर कि वो ह्यूमन बॉडी में आ गया और उसने इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया। तो माइक्रोब्स के बारे में अभी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर the problem is that conventional taxonomic method are not suitable for
identifying microbial species and many species are simply not culturable under the laboratory condition के अब क्या प्रॉब्लम है, समस्या ये कि हम जो भी नॉर्मल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, सेल वॉल किस तरह की है, हम बहुत सारे क्राइटेरिया यूज करते हैं टेक्सोनॉमिक तरीके से, और देखिए हम क्या करते हैं, हम कई सारी कीज इस्तेमाल करते हैं। की क्या होती है, एनालिटिकल नेचर की होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, किसी स्पीशीज को पहचानने में हेल्प करती है। याद है ना बेटा, हमने अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कीज होती है, ये हमने लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी। तो वास्तव में कई सारे टैक्सोनॉमिक ऐड का हम इस्तेमाल करते हैं जो लेकिन माइक्रोबैक्टीरिया पर जो लागू नहीं हो पाते, माइक्रोबायल स्पीशीज पे लागू नहीं हो पाते। इफ वी एक्सेप्ट biochemical and molecular criteria for delineating species for this group then their diversity alone might runs into million के। अब सोचिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये है, कई साइंटिस्ट कहते हैं सबसे अच्छा तरीका है कि हम माइक्रोब की स्पीशीज का पता करना है तो हम इनके प्रोटीन टाइप की स्टडी करें, इनके डीएनए के टाइप की स्टडी करें और इनको क्लासिफाई करें हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर इतना अधिक वेरिएशन प्रेजेंट है कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज हमको मालूम चलेंगे अकेले बैक्टीरिया के, मतलब मिलियंस ऑफ स्पीशीज अकेले बैक्टीरिया की होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी फिलहाल समस्या है हमारे पास में वो इतना डेटाबेस हम कैसे इकट्ठा करें, लेकिन इन फ्यूचर मुझे लगता है कि माइक्रो साइंटिस्ट जो है वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी संकट सामने आएगा इंसान के सामने, बड़ी चुनौती बनकर कभी सामने आएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आएगा, ठीक है। इसलिए इनको जानना भी जरूरी है। अब देखिए बड़ी मजे की बात यह कि ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ठीक है, एंड इट्स शेयर द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी is an impressive 8.1%. This is very important figure, ठीक है। भारत के पास दुनिया भर में जितना भी जमीन है उसका केवल 2.4% के, एंड वर्ल्ड का जो भी पॉलिटिकल मैप की बात करें, जहां जहां भी अलग अलग कंट्रीज बसे हुए जो लैंड है उसका केवल 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया इंडिया के पास में है। लेकिन इंडिया के पास में क्या है, सबसे अधिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में से एक है। इंडिया इज द वन ऑफ द कंट्री वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट। और ये पिछली क्लास में हमने कहा था, नॉर्वे का और इंडिया का कंपेयर किया था, हमने कहा था इंडिया में रेगिस्तान भी देखने मिल जाएगा आपको, इंडिया में आपको माउंटेन्स भी देखने मिल जाएंगे, आपको हिमालय भी देखने मिल जाएगा, आपको इंडिया में आपको जो है वो सब तरह का ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने मिल जाएगा, आपको टेम्परेट भी देखने मिल जाएगा। शिमला में टेम्परेट क्लाइमेट है और केरल में देखा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने मिल जाएंगे आपको, कोनीफरस फॉरेस्ट भी देखने मिल जाएंगे। तो इंडिया में बड़े पैमाने पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है और इसी कारण यहां पर डाइवर्सिटी जो है वो भले ही लैंड एरिया 2.4% हो, लेकिन टोटल बायोडाइवर्सिटी में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, वो है 8.1% है, ठीक है। अवर कंट्री इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के, दुनिया भर में जो 12 ऐसे देश हैं जहां पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है, उनमें से एक हमारा देश है। तो हमारा देश जो है वो चाहे किसी रैंकिंग में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी कंट्री की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में पोजीशन कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी का मतलब ये पोजीशन नीचे है। हमको बेटा सारे लोगों को एक बात देखो, मैं किसी के ऊपर पॉलिटिकली सटायर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि जब तक हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, खुश महसूस नहीं करेगा, वो अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए काम नहीं करेगा, तब तक हम एक अच्छा देश नहीं बना रहे हैं। हमें अच्छा देश बनने के लिए सबसे पहले अपने आपसी मतभेद से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके, बच्चे नफरत की भाषा ना सीखें। के आज बच्चे जो है वो जो देख रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वे इंटरनेट पर भी हैं, वे यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। बच्चे जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, और वो सीख रहे हैं नफरत, और इस नफरत से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसीलिए डोंट शेयर, ऐसे पोस्ट कभी शेयर मत कीजिए जिनमें नफरत भरी हो, ऐसी कोई कमेंट किसी पर मत कीजिए जिसमें कि घृणा का भाव उठ के, ऐसी टिप्पणियां मत कीजिए जब तक आप पूरे फैक्ट ना जानते हो। ऐसी फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, इनको कभी प्रमोट मत कीजिए। अफवाहों पर विराम लगाइए, जस्टिफाई पता लगाइए सच है कि नहीं, क्योंकि कई सारी र्यूमर्स के चलते कई लोग जो है वो संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं बेटा कि ये जिम्मेदारी कोई सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी, मेरी, हम सब आम नागरिक की है कि लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी लोग कहेंगे, तेल डालेंगे, माचिस लगाएंगे, सब करेंगे वे,
पर हमारा समझदार होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि दुनिया में हम जो है, भगवान ने हमको भर भर के दिया, कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, सब ने हमको भर भर के दिया। उसने कहा कि भैया देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी पहचान ही डाइवर्सिटी है, जिसकी पहचान ही डाइवर्सिटी है। समझ गए बात को? समझने वाले इस बात को समझ गए, डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, ठीक है। और ये जो पहचान है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के प्रकृति ने भर के दिया। और ग्लोबल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में जो देश, जो दुनिया भर में 12 देश है, उसमें एक इंडिया है के। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ट्वाइस एज मेनी एज एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। सोचिए, आपके तकरीबन 45,000 प्लांट की स्पीसीज, 90,000 के आसपास जो है वो एनिमल की स्पीसीज जो है अकेले इंडिया से, ठीक है। अब वो 12 कंट्री कौन सी है? द 12 इंडिया जो है वो मेगा डाइवर्सिटी नेशन में आता है, कि यहां पर जो है वो 2.4% लैंड होने के बावजूद 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। मैं ये फिगर बार बार इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि 2.4% लैंड दुनिया का हमारे पास है और 8.1% बायोडाइवर्सिटी हम शेयर करते हैं। और ये हम दुनिया के जो है वो 12 टॉप मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर मेगा डाइवर्सिटी है, कि ब्राजील में है, चाइना में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, के इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, मेडागास्कर में है, मैक्सिको में है, पेरू में है और कांगो के अंदर के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के। ये दुनिया के 12 टॉप कंट्रीज हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर आपको डाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। ये देखिए, मैप में देख रहे हैं इसको आप, है ना। मतलब वी आर लकी कि वी आर हैविंग डाइवर्सिटी। हमारे पास में जो जीन्स हैं, जो अलग अलग स्पीसीज है, अलग, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जगह जो है, हमारी जमीन जो है, हमारा जो एरिया है, ये जीवों के रहने के लिए सबसे बेहतर एरिया में से एक है। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारी, मैंने कहा ना, रॉबर्ट में बोलते थे, अब नाम बताया मैंने, रॉबर्ट में बोलते हैं कि 7 मिलियन के आसपास प्रजातियां हो सकती हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड केवल 1.5 मिलियन का है। मतलब कई प्रजातियां खोज जाने का इंतजार कर रही है कि आप खोज लें, कई तो ऐसी जिनको खोज भी नहीं पाएंगे आप, और वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी वो, जिस पैमाने पर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उसके कारण। Only 22% of the total species have been recorded so far. Okay, applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 यानी इंडिया में 1 लाख से अधिक प्लांट स्पीसीज हो सकते हैं। इंडिया में 3 लाख से अधिक एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट मिल सकते हैं हमको, और जिसके बारे में हमको अभी तक जानकारी नहीं है। कि मतलब ये कि यदि हम अंदाजा लगाएं तो हम कहते हैं कि इंडिया के, जैसे हमने कहा था कि 40, हमने पहले के फिगर में क्या कहा था, हमने पहले के फिगर में कहा था कि 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की है इंडिया में, के मतलब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है। हमने कहा था 90,000 एनिमल स्पीसीज की हमको जानकारी है, ये संख्या 3 लाख के आसपास जो है वो पहुंच सकती है, 3 लाख के आसपास ये नंबर पहुंच सकता है, ठीक है। क्लियर? Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? के क्या हम अपने देश की कभी बायोलॉजिकल वेल्थ की पूरी इन्वेंट्री कर पाएंगे? इन्वेंट्री का मतलब है रिकॉर्ड रखना, पूरा रिकॉर्ड हम रख पाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज आपको बता दूं मैं कि आज सबसे बड़ा समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या इंडिया में जो जिसको हम सारे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं आपको जो बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, कि मैं क्या चाहता हूं कि मैं कोई चीज को मैनिपुलेट करना नहीं चाहता, मैं केवल सच बोलना चाहता हूं आपसे, कि आप इसको महसूस करें और आप ही अगले नागरिक हैं इस देश के। याद रखना बेटा, आप नागरिक हैं अभी भी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जब आपके कंधे पर जिम्मेदारी आएगी ना, तब आपको बहुत कुछ करना है इस कंट्री के लिए। केवल हम यहां पर जो है वो अनाज खाने के लिए जन्म नहीं हुआ हमारा, कि हमें कुछ करना है, बेहतर करना है मुझके। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको सारी सरकारें देख नहीं पा रही हैं, वो है शिक्षा का गिरता स्तर, डाउनफॉल इन एजुकेशन, ठीक है। आज आपको बता दूं, कितने लोग आपको मिलेंगे जो मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मैथमेटिक्स में जो है वो डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या बायोलॉजी के टॉप ब्रांचेस में जहां पर जो है रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट के बहुत कम लोग मिलेंगे आपको के। जो लोग मिलेंगे वो है कि एग्जाम दिया, जूनियर साइंटिस्ट की एक नौकरी निकली, वहां पे नौकरी कर लिया, सरकारी डिपार्टमेंट में चले गए, नौकरी किया उन्होंने, भैया हम जूनियर साइंटिस्ट है, प्रमोट होकर ये बन जाएंगे। तो दे आर होल्डिंग ए पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, बट साइंटिस्ट बनना ये नहीं है। हमारा रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड,
आप में से कितने बच्चों ने कभी सोचा कि हमें टैक्सोनॉमिस्ट बनना है? नोबडी थिंक्स दैट के। देखिए, आप तो मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो आपका तो एम्बिशन ही डॉक्टर बनना है, तो मैं बिल्कुल आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं उन बच्चों को भी जो बायोलॉजी ले रहे हैं और जिनको लगता है कि मेडिकल के अलावा हम और क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऑप्शन नहीं है इसमें? तो मैं कहता हूं बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको गवर्नमेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, हमें उसके लिए प्रॉपर हमको जो है वो शिक्षा की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे कंट्री में लैक करता है। तो अब देखो, ये बात को एनसीईआरटी ने, इस दुख को एनसीईआरटी कैसे लिखता है? वो कहता है, वो पूछता है पहले तो आपसे, क्या आपको लगता है कि हमारे पास जितनी बायोडायवर्सिटी है उस वेल्थ को हम समझ पाएंगे कभी, उस इन्वेंट्री को? और बता दूं मैं, ये बातें किसी ने, जिसने एनसीईआरटी में ये बातें डाली है ना, वो कोई बहुत उच्च स्तर का शिक्षक रहा होगा। हर चैप्टर को किसी न किसी टीचर ने लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये कोई इस तरह नहीं कि बाकी भारत के प्रधानमंत्री एनसीईआरटी लिख रहे हैं बैठ के ना बेटा, वो नहीं लिख रहे हैं बैठ के, तो कोई शिक्षक रहा होगा, बड़ी उच्च कोटि का शिक्षक रहा होगा के। मैं नमन करता हूं उनको जिन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर डाले। यदि आप वाकई में नहीं जानता कि किसने लिखा है चैप्टर को, जो भी आप हैं, मैं आपको सच में कहता हूं कि आपसे बेहतर शिक्षक कोई नहीं हो सकता। इसने इतनी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की इस चैप्टर के थ्रू बच्चों को के। उन्होंने लिखा है कि क्या वाकई में हम जो है वो इस बायोलॉजिकल वेल्थ जो हमारी कंट्री का, उसकी इन्वेंट्री को पूरा कभी कर पाएंगे? तो लिखा है, कंसीडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, टैक्सोनॉमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब के। एंड यहां पर हमको क्या चाहिए पड़ेगा? हमें यहां पे बड़ा ट्रेंड मैन पावर चाहिए पड़ेगा। मतलब वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट, जो ऑर्गेनिज्म को देखकर पहचान ले, उसे क्लासिफाई कर ले, और उनके पास में पिछले जो ऑर्गेनिज्म खोजे गए उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। कि फिर द प्रोसेस इज वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। भाई, अमेरिका में लोग होते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, सरकार पूरा सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जाते हैं चट्टान के पास जाके टूथब्रश लेते हैं, उससे दांत साफ नहीं करते, टूथब्रश से धीमे धीमे चट्टान का हिस्सा निकालते हैं। दे आर इन दी फॉसिल डिस्कवरी। वो फॉसिल, अब आप बोलोगे सर जेसीबी मशीन लेके जाओ ना, पूरा फॉसिल खो एक बार, अरे भैया टूट जाएगा, जो भी होगा अंदर क्या मिलेगा? कचरा मिलेगा। तो ऐसा नहीं, वो ब्रश होते हैं, अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं, धीमे धीमे उससे जो है वो निकालते डायनासोर का कंकाल खोजते। हो सकता है कि 15 साल तक उन्होंने काम किया एक जगह पर और कुछ भी ना मिले, कुछ पत्थर मिल गए, 2-4 कोई चीज मिल गई, है ना, कुछ ना मिले, 15 साल काम किया, कुछ भी ना मिले। हो सकता है दे मे डिस्कवर डायनासोर देयर, दे मे डिस्कवर समथिंग न्यू। कर रहे हैं लोग काम, कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी की, उनको ये चिंता नहीं कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भराएगी, मैं खाऊंगा क्या, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्टेड दिस काइंड ऑफ रिसर्च। वो बोलती है नहीं भैया, तुम काम कर रहे हो ना, और इस काम पे लगे रहो, करो, खोजो। अब बताओ ना खुद की सरकार को क्या फायदा, डायनासोर मिल का कंकाल मिले ना मिले, क्या फर्क पड़ता है हमको? लेकिन नहीं, जो समझदार गवर्नमेंट होती है वो बोलती है कि नहीं, पिछले इतिहास को जानने से हम अपने आने वाले कल को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जानना जरूरी है शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. क्या अब देखिए, मान लो हमारे पास ट्रेंड स्टाफ भी आ गया, हमारे पास टाइम भी है, सरकार ने बोला भैया करते हैं फंडिंग, चलो करो काम, है ना। अब लेकिन बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वहां तक प्रजाति को सोच तक पहुंचने का जो भी स्पीड हमारा हम समझ पा रहे हैं जब तक वो खत्म ही जाके। आपको बता दूं, मैं जाने कितनी चिड़िया ऐसी है, मैं सच बोल रहा हूं आप सोच के, जब मैं छोटा बच्चा था, कभी ना कभी तो रहा होगा ना छोटा बच्चा, है ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तब मुझे अच्छे से याद है कि एक जगह है धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट के पास में एक जगह है धर्मपुरी, छोटी सी जगह धर्मपुरी, उसके पास में जो है मुल्ताई, छोटी सी जगह के धर्मपुरी, बहुत छोटी जगह, खलघाट एक पास में जगह, उसके छोटे छोटे से ये जगह। तो वहां पर मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी कि मेरे पिताजी जज हुआ करते थे, तो वहां उनकी पोस्टिंग थी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बोलते हैं उसको, सिविल जज के रूप में पोस्टिंग थी उनकी। तो मेरा घर जो था, हम लोग का जो घर मिला हुआ था, सरकारी घर था हमारा, तो वो घर जो है वो कहीं पर थोड़ा सा जो है आउटस्कर्ट में घर था, आसपास बड़ी हरियाली थी, और मैं कई बार अपनी घर की खिड़की में खड़ा होकर, मुझे अच्छे से आज के, क्योंकि वो यादें मेरे दिमाग से गई नहीं, घर की खिड़की में खड़ा होकर मैं देखता था, छोटा रहा हूंगा, 5-6 साल का रहा हूंगा, मैं देखता था कि कितने तरह की चिड़िया आती है। सामने हमारे घर के सामने बड़े बड़े कुछ पेड़ थे, इतनी कलरफुल चिड़ियाएं मैंने देखी है, बहुत तरह की चिड़िया।
हम लोग क्या करते थे, हमारे में और मेरी कॉलोनी में और भी कुछ हम लोग कॉलोनी में 2-4 और भी परिवार थे, उनके हम बच्चे आते थे, वहां पे कई सारे फ्लावर्स आते थे, उसमें रंग बिरंगी तितलियां आके बढ़ती थी, बटरफ्लाइज। हम उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते, चुपचाप जाते थे, तितली को हम पकड़ लेते थे पंखों, ठीक है, मैं छोड़ दिया करता था। मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, उसका नाम था रेखा, पता नहीं कहां है अभी वो, ठीक है, आज भी लेकिन मुझे याद है, वो हमारे ग्रुप में हुआ करती थी, और वो पकड़ने के बाद वो अपनी बुक में रख लेती थी। मैं बोलता था मर जाएगी, बोलते नहीं मैं कलेक्ट कर रही हूं उसको, नहीं मरेगी, देख कितनी अच्छी सुंदर दिखती है। एक किताब लेके आई, दिखाई उसको, 4-5 तितलियां थी कलरफुल। मैंने कहा सब मर गई है तो, उसने कहा हाँ लेकिन प्रिजर्व तो किया ना, बचा के तो रखा है, ये मेरा तितली का भंडार है। कई बार बड़ी सुंदर तितली दिखती थी, मैं बोलता था भाग जा तितली, नहीं तो रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो सच्चाई है ये, आपको बता रहा हूं मैं, बचपन का किस्सा शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। तो वो जो अब मैं बगीचे में जाता हूं, मैं देखता हूं कि इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर जाइए, किसी पार्क में जाइए, आपको तितलियां बहुत कम संख्या में दिखाई पड़ती। वो रंग बिरंगे पक्षी जाने कौन थे जिनके बारे में कुछ जानने देखा ही नहीं, बाद में वो भी नहीं दिखते। आज लोगों को पक्षी देखने के लिए कैमरा लेकर जाने कहां घूमना पड़ता है पूरी इंडिया में, तब जाके बोलते हैं हमको वो पक्षी दिख गया। एक जमाने में कॉमन था, गोरैया बड़ी कॉमन दिखा करती थी घरों में। आप धीमे धीमे स्पैरो जो है, हाउस स्पैरो, कम होते चले जा रहे हैं। गांव के अंदर दिखते हैं बस, आज शहरों में हाउस स्पैरो दिखना बंद हो गए। शहरों में केवल कबूतर दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, हमारी आंख के सामने बदल रहा है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसको जो करना चाहिए उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो नुकसान कर रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए, तो अब चिंता ये इस बात की कि मान लो हमने सब कुछ जमा लिया, हमारे पास टेक्सोनॉमीज भी सब कुछ है, तो भी हम खोजने के पहले जो है वो डाइवर्सिटी खत्म ना जाए। मतलब ये है कि कहा जाता है कि पूरी की पूरी प्रकृति एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, प्रकृति की एक लाइब्रेरी है। आपको पता है कि मेरी फेवरेट जगह क्या है मुंबई में? जब कभी मेरे को वक्त मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है, वीकेंड में कभी संडे को ऐसा होता है कुछ टाइम मिल गया, कभी ना सैटरडे, क्योंकि डॉक्टर्स को जनरली टाइम को जब भी फ्री टाइम होता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से दिखाने आता है या डिस्कस करता है, फिर फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन अभी इस संडे क्या किया, मैं जो है वो कुछ दिन पहले जो अब 2-3 दिन पहले जो संडे था, मैंने क्या किया, मैं वहाँ गया अपने मेरे घर के थोड़ी पास दूरी पे जो है एक क्रॉसवर्ड है। क्रॉसवर्ड है, बहुत सारी किताबें होती, बहुत सारी किताबें होती है, और मुंबई का जो क्रॉसवर्ड है वो बड़ा अच्छा है। उसमें कॉफी शॉप भी है उसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। आप बुक्स यदि नहीं भी खरीदते हैं, डोंट वरी, मत खरीदिए बुक, वहां जाके बुक निकालिए, पढ़ लीजिए, वापस रख दीजिए बुक। इतना बड़ा ह्यूज लाइब्रेरी है। आई रियली लव टुगेदर किताबों के। कई बार तो मैं किताबें पढ़ मेरे को लगता है कि मैं आधा 2 घंटे 1 घंटे के लिए यहाँ पे आया हूँ, कितनी किताबें पढ़ लूंगा। मैं किताबों को पढ़ता हूँ, उसके पीछे के इंडेक्स को पढ़ता हूँ, क्या दे रखा हो, ऐसी कई सारी किताबें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। लेकिन उसमें सब तरह की बुक्स है उसके अंदर, बहुत सारी। अब मान लो 1 मिनट के लिए मैं बात करूं आपसे, जो एग्जांपल मैं यहां पे देना चाह रहा हूं कि अब मान लो कोई ऐसी बुक है जो बड़ी रेयर सी बुक है और उस तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, और वो बुक वहां से आया, कोई आदमी ने उसको परचेस कर लिया या उस बुक को हटा दिया इन्वेंट्री में से, निकाल दिया बुक उठ के, तो उस बुक के बारे में तो मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा। अरे मैं गई नहीं। अब मान लो ज्योग्राफी की कोई बड़ी अच्छी सी बुक थी, अब मालूम अभी मैं क्रॉसवर्ड का था, मैं बहुत सारी बुक्स लेके आया, मेरी वाइफ मुझसे बोलती कि तुम जो इतनी किताबें लेके आए तुम पढ़ोगे कभी पढ़ोगे? मैंने कहा लाइब्रेरी के लाया, कि लाइब्रेरी कभी घर की यूज की है? मैंने कहा करूंगा। कब करोगे? करूंगा। समझाना पड़ता है, नहीं तो वो गुस्सा करती, बोलती अरे तुम ऐसे जाके किताब बुक्स खरीद लाते हो, वो भी कहता 2000 फैक्ट्स, न ये फैक्ट, न ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ के वोल्केनिक, फिर अभी क्या न्यू इकोसिस्टम कोई बुक आया है, वो किसी ने लिखा है हार्पर कॉलिंस किसी का, तो वो भी लेके आया, पढ़ ही नहीं पाया। अच्छी स्टोरीज पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा उसको। लेकिन ये है कि अब ये कि कई बार होता है कोई बहुत अच्छा बुक है, अब आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, वो वहीं के वहीं कहीं ले गया परचेस करके, नहीं मालूम चला। दिस सेम वे हम भी जब बायोडाइवर्सिटी को जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार तो क्या होता है कि जो एक स्पीसीज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी, उसके बारे में हम जान ही नहीं पाए और वो खत्म हो गई, और कभी जान भी नहीं पाएंगे फिर उनके। और सबसे बड़ी बात है, जिस तेजी से हमारी प्रकृति भी एक प्रकार से लाइब्रेरी के समान है, जीवित जीवों से बनी लाइब्रेरी है, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जिस तेजी से वो खत्म हो रही, जल रही है। वो कैसे जल रही है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो है वो जंगल काटना शुरू कर दिए। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एक नई कॉलोनी बनाएंगे हम, ठीक है,
लोगों को बसाने के लिए बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाएंगे। कभी चिंता नहीं करते हैं कि जो जंगल, अब मुंबई के अंदर बड़ा विरोध हुआ, एक आरए फॉरेस्ट है, मेट्रो का रेल शेड बनना था, बहुत पॉलिटिकल बिद्दा बना कि भाई जंगल क्यों काटा। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मुंबई के लोग बड़े एक्टिव है इस मामले में, लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं जंगल नहीं कटेगा। आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस स्टेटमेंट, परंतु सच तो यह है, रात को जाके जंगल काट दिए गए, बहुत बुरा हुआ, लोगों ने विरोध किया, सुबह बड़ा मुद्दा उठा, ठीक है। हालांकि फिर सरकार ने सफाई दी कि वो तो गवर्नमेंट लैंड है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई गवर्नमेंट लैंड हो, कोई लैंड हो, जंगल लगा है, जिस पेड़ को तुम काट रहे हो, इकोसिस्टम का जो पेड़ है, वो पेड़ कैसे कितने सालों में वहां पे आया था, ठीक है। हाउ यू कैन डिस्ट्रॉय आवर लंग्स ऑफ द अर्थ सो इजीली। अरे कहीं और बना लेते ना उस चीज को, जहां पर मैदान पड़ता है, यहाँ पे यदि आप कोई बस कोई ऐसी बंजर एरिया होता, बैरन लैंड होता, वहां बनाते आप, नहीं, फॉरेस्ट काट के बनाएंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट है, बीच में आता है, अधिक रिसोर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। मैं कहता हूं थोड़ा पैसा ज्यादा लगा के दिए आप जो है वो डायवर्सिटी को सेव कर सकते हैं ना, तो सेव कीजिए उसको। मेरे कजिन है, उन्होंने घर बनाया। आपको देखो बेटा, ये चैप्टर में क्या है, मैं आपसे बहुत सारी कहानियों पर बात करूंगा, कोई मैं नहीं चाहता हूं आपसे कि आंकड़े रटने में हमें बोर लगे चैप्टर। ये दिस चैप्टर शुड बी, ये हमारी सोल के हमारे 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 हैबिट में कनेक्ट होना चाहिए। मेरे कजिन है, वो भी डॉक्टर है, उन्होंने घर बनाया भोपाल के अंदर भी, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा घर बनाया के। भोपाल में थोड़ा सा बाहर निकल के वो वहाँ गए, भदभदा के आसपास कोई एरिया है, वहाँ पे उन्होंने जो है एक कोई किसान था, उसके फार्म हाउस, उसने खेत था, पे खेत में उन्होंने अपना जब प्लॉट खरीदा और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बनाया, 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का अच्छा सा बंगला बनाया उन्होंने, कोठी बोलते हैं, कोठी जगह घर के। यहाँ पर अमिताभ बच्चन का घर भी वैसा नहीं होगा बॉम्बे के अंदर, जैसी कोठी उनकी वहाँ पर भोपाल में। उन्होंने एक भी पेड़ नहीं काटा उसका, जो पेड़ अंदर प्रेजेंट थे उसके, मान लो कुछ पेड़ लगे थे उसमें तो पेड़ को उन्होंने घर के बीच से आने दिया, साइड से आने दिया, उनके बालकनी से पेड़ निकलता, उन्होंने ऐसा बालकनी आके पेड़ निकलता हुआ ऊपर आ गया, उन्होंने कहा नहीं कोई पेड़ नहीं कटेगा। और मुझे उनके घर को देख के बड़ी खुशी मिली। मैंने उनको बोला कि भैया आपने सच में, जिसे कहते हैं ना एक समझदार व्यक्ति जो होता है, डॉक्टर समझदार जो व्यक्ति होता है, कि आपने वैसा बिल्कुल आपने एक्ट किया, आपने जो है वो घर को बिल्कुल भी आपने जो है वो घर बनाने के दौरान पेड़ नहीं काटे आपने। उन्होंने कहा क्यों काटे, वो भी किसी का घर है, और अपना घर बनाने के लिए हम किसी दूसरे जीव की बद्दुआ तो ले नहीं सकते ना, हमने पेड़ रहने दिए। ठीक है कोई बात नहीं, घर के साइड से निकलता है, बालकनी से निकलता है, हमको तो अच्छा लगता है, हमारा घर ही पार्क जैसा लगता है हमको। सोच ऐसी रखनी पड़ेगी। देखिए उन्होंने घर बनाया, लेकिन वही कि हम काट के नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ये ठीक नहीं है। तो अभी बात ये कि एनसीईआरटी ये मुद्दा उठाता है कि भैया जिस प्रकार से हमारी प्रकृति की लाइब्रेरी जल रही है, एक दिन हम वहां पे जो बुक्स खत्म होती चली जा रही है, हम जान ही नहीं पाएंगे उनके बारे में कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी का क्या पैटर्न है, क्या उसका ग्रेडियंट के। तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की। लैटिट्यूड बोले तो अक्षांश, ठीक है ना, छोटी क्लास में पढ़ा है ना ज्योग्राफी में के। तो हमने क्या बोला, हमने कहा जो हमारा इक्वेटर है वो क्या है, वो 0 डिग्री है, ठीक है। हमारे पोल्स क्या है, वो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो हमारी अर्थ पर जो लैटिट्यूड्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम बायोडायवर्सिटी को देखें तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि एक पैटर्न देखने मिलता है हमको देखने मिलता है कि व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, कि जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, कि जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी जो है वो घटना शुरू होती है, डिक्रीजेज के, बायोडायवर्सिटी घटने लगता है। व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, जब इक्वेटर से पोल की ओर जाते हो तो बायोडायवर्सिटी घटने लगता है, या उल्टा बोले हम, जब पोल से आप इक्वेटर की ओर आते हो तो बायोडायवर्सिटी बढ़ने लगता है। दोनों स्टेटमेंट दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अंदर देखने मिलेगी, हमारी भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी आपको देखने मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर। देखिए द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म, के पौधे और जंतु की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब एक समान नहीं है कि जितने यहां है उतने कहीं और होंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के जैसे जैसे हम जो है वो क्या करते हैं बेटा, हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, प्रजातियों की विविधता डाइवर्सिटी जो है वो घटने लगती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो घटने लगती है, कहां, इक्वेटर से पोल पर जाने पर।
देखिए ना, दिस शोज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। आप क्या देख रहे हैं कि इक्वेटर से जैसे जैसे आप जो है आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप पा रहे हैं कि आप देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए एक क्या है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया है नॉर्थ पोल, और ये हो गया इक्वेटर के 90 डिग्री साउथ पोल, 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ पोल के। आप देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका पैटर्न किस प्रकार से बदल रहा है के, यानी आप देख रहे हैं कि सभी कंबाइंड स्पीसीज की बात करें आप तो आप पा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि कितनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें यहां पर दिखाई पड़ रही है यहां पे, ठीक है ना। क्या पैटर्न है इसमें, तो मतलब इक्वेटर से पोल पर की ओर जाने पर डाइवर्सिटी घटती है, पोल से इक्वेटर की ओर आने पर डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ टैक्सॉन हम यहां पर देख रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स लेटिट्यूडल रेंज 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ के हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर एरियाज के। देखिए आप लेटिट्यूड रेंज की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि हमारी पृथ्वी पर क्या है 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद कैसे मैंने आपसे कहा यदि अर्थ को आप देखेंगे तो आप अर्थ में, ये मैंने कहा ये अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री है, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है नॉर्थ में, क्या है बेटा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोलते हैं इसको हम के। 23.5 डिग्री साउथ में क्या है बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो ये जो एरिया आता है, ये पूरा जो एरिया आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री एंड साउथ तक, ये जो एरिया होता है ये ट्रॉपिक एरिया में आता है, ठीक है। यहां पे आपको सबसे बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं हम। 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। देन 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पोल है। यहां पर जैसे से आप आगे बढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। फिर कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 14,000 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species, and Greenland at 71 degree north has only 56 species. देखिए कितना अच्छा कंपेयर किया उन्होंने। बोला कि जब हम कोलंबिया, जो कोलंबिया है सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया की हम बात करें तो कोलंबिया जो है उसमें तकरीबन जो है वो जो इक्वेटर के पास में है वहां पर 1400 स्पीसीज पक्षियों की देखने मिलती है। न्यूयॉर्क जो है वो 41 डिग्री नॉर्थ में के, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 41 डिग्री नॉर्थ है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कहीं पर 41 डिग्री पर जो है वो न्यूयॉर्क के, वहां पर केवल आपको 105 स्पीसीज देखने मिलती है। ग्रीनलैंड जो है वो 71 डिग्री नॉर्थ में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल से ऊपर हटके, तो वहां पर केवल 56 स्पीसीज आपको देखने मिलती है, ठीक है। इंडिया विच इज मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल, अब देखो इंडिया क्या है, पूरा इंडिया के ठीक बीच से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। कभी आप भोपाल से जाएं तो भोपाल से विदिशा जाएंगे, आपके भोपाल से आप विदिशा जब जाएंगे तो आपको वहां पे बकायदा एक बोर्ड लगा मिलेगा, कर्क रेखा यहां से गुजरती है, लोग वहां फोटोग्राफ खिंचाते हैं। तो वास्तव में जो है इंडिया के ठीक बीच से जो है देखते हैं हम, हमारे को जो है वो मध्य प्रदेश से ठीक बीच से जो है वो क्या है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता, कर्क रेखा गुजरती है। तो इंडिया का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है, जो उसके ऊपर इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है कि वो धीमे धीमे, हम कश्मीर की बात करें, हम शिमला की बात करें, वो टेम्परेट में आता है। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला हिस्सा है, इक्वेटोरियल तक का जो हिस्सा है, वो पूरा का पूरा किस में आता है, वो ट्रॉपिकल रेंज में आता है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो लैंड एरिया, अधिकतर जो स्थल एरिया है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है, जिसमें 1200 के आसपास आपको वर्ल्ड की स्पीसीज देखने मिलती है, ठीक है। देखिए आप, है ना, ये हम मैप को देख रहे हैं। अब देखो बेटा, कई बच्चे हैं ना बड़ी ऐसी बात करते हैं, जिसको सुन के बड़ा बुरा लगता है उनको, वो बोलते सर मैप को ठीक करो, मैप में ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखो जो मैं मैप ले रहा हूं ये सब ग्लोबल मैप है, वर्ल्ड मैप है। ये मैप मैंने तैयार खुद से नहीं किया, ये सब वर्ल्ड मैप है। हो सकता है इसमें पॉलिटिकल कारणों से जो है कुछ कोई हिस्सा, छोटा सा हिस्सा कोई गायब हो, जुड़ा हो, के व्हाटएवर के। वी आर हियर नॉट टू डिस्कस political boundaries, okay? We are here to discuss about the nature's boundary, प्रकृति ने क्या देखा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज तो इसको जो है वो लेकर मुद्दा नहीं बनाइए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा ठीक बीच से गुजरा, देखो इंडिया के ठीक बीच से गुजरा, देखो इंडिया के ठीक बीच से गुजरा है ना, ठीक है। और ये इक्वेटर है
है ना। तो इंडिया का जो आप देख रहे हैं कि जो आपका अंडमान वाला हिस्सा है, जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, वो इक्वेटर की तरफ आ रहा, इट इज मोर इक्वेटर की तरफ ही आ रहा होता है, ठीक है, एंड मोर ट्रॉपिकेट के। और जो कश्मीर वाला हिस्सा है ये क्या हो गया बेटा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ गया, ये टेम्परेट वाले हिस्से में चला जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ये भी आप देखो कि इसका कुछ हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ होता है इसका, ठीक है ना, क्लियर। फिर a forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the USA, ठीक है। अब सिंपल जो डाइवर्सिटी का फर्क बेटा एनिमल स्पीसीज में, वही जो है आपको प्लांट में देखने मिलता है। तो जो इक्वेडोर का फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वो वहां पे 10 टाइम आपको 10 गुना अधिक आपको वेस्कुलर प्लांट्स देखने मिलेंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, इनकी वैरायटी देखने मिलेगी। जबकि वही जब आप अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में आप मिड वेस्ट में जाएंगे, आपको सारे प्लांट एक जमा समान दिखाई पड़ते हैं। मैं अमेरिका में काफी समय रहा हूं, तो मैंने देखा वहां पे कि कई महीनों वहां पे रहा, तो मैंने देखा कि जो यूएसए है उसमें जहां वेजिटेशन दिखेगी आपको, वो एक तरह की प्लांट दिखेंगे बड़ी संख्या में, वन वैरायटी ऑफ प्लांट के, सुंदर होते हैं लेकिन वो एक समान होते हैं, डाइवर्सिटी कम है यहाँ पे। हम अपने इंडिया के फॉरेस्ट में गए तो हमको कई तरह के प्लांट दिखाई, इवन काजीरंगा जाइए आप, आपको बड़ी बड़ी ग्रास देखने मिलेंगे, मतलब इतने बड़े बड़े साइज की ग्रास, 10 फीट ऊंची ग्रास देखने मिलेगी आपको, तमाम तरह के लाइनास देखने मिलेंगे, ट्रॉपिकल क्लिम्बर देखने मिलेंगे आपको, तमाम तरह इतने तरह के प्लांट देखने मिलेंगे, अद्भुत। आपको एक बड़े अच्छी चीज बताता हूं कि मुंबई से कुछ दूरी पर नासिक है, नासिक और मुंबई के बीच में एक जगह है जिसका नाम है इगतपुरी जुगनूबाड़ी करके कुछ मतलब है, जुगनूबाड़ी को बोलते हैं उसको कॉमन में यहाँ पे लोग। तो वहाँ पे क्या जुगनू दिखते हैं, रेनी सीजन में जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है 15-20 दिन का, तब वहाँ पे बड़ी संख्या में जुगनू दिखते हैं। जुगनू समझते हैं आप, छोटा सा इंसेक्ट होता है, वो चमकता है पीछे से, लाइट जैसे चमकता है, इतनी बड़ी संख्या में जुगनू होते हैं कि हम लोग वहाँ पे गए, एक छोटा सा लॉज बना हुआ था, उस लॉज में आके रुके यहाँ पे देखने के लिए, रात को 12 बजे जंगल में गए, ठीक है। क्या देखा हमने, पूरा जंगल जो है वो घुप अंधेरा, सट से एकदम जमकर लाइट जमी, लाइट जला, ब्लिंक किया, बंद, ब्लिंक बंद, जंगल में रात को 12 बजे की बात, 11-12 बजे के। उस दिन रात जो थी वो देख के आते, चांदनी रात होगी, यदि मान लीजिए जो है मून होगा, फुल मून होगा, तो शायद वो कम दिखाई, इंपैक्ट कम दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब वहां गए, देखा वो तकरीबन मून भी काफी कम निकला हुआ था, देखा कि पूरा फॉरेस्ट एक साथ लगता है कि प्रकृति में वो क्या, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आता है, पूरा पेड़ चमक रहा है, फिर एक पेड़ चमका, पूरा फॉरेस्ट चमक जाता है। और ये आप सर्च कीजिएगा गूगल में, अब देखिएगा एक जगह है यहां पर आपको लोग जुगनू देखने आते हैं, केवल जुगनू देखने। इंटरेस्टिंग बात है, वो लाइट इस तरह से आप कैमरे से यदि फोटो खींचेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा उसमें, बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं कौन सा कैमरा, हम लोग तो बेस्ट कैमरा लेके गए थे, लेकिन तब भी हम उससे फोटो नहीं खींच पाए उसके। ये सब ब्यूटी जो है ये कहां है, ये इंडिया में ही है, ठीक है, ये सब जगह। तो मैंने क्या कहा कि अमेरिका में जाओ, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए में देखो, तो आपको उतना वैरायटी नहीं देखने मिलेगा, यहाँ पे उसी फॉरेस्ट एरिया में आपको कम स्पीसीज देखने मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब कंपेयर कर रहे हैं हम इंडोनेशिया वर्सेस यूएसए के। इंडोनेशिया इज आल्सो वेरी मच रिच इन दी डाइवर्सिटी के। इंडोनेशिया में सेम फॉरेस्ट में, सेम एरिया की बात करें हम, सेम जो है वो एरिया ले, तो वहां पर मैमल्स की आपको 667 स्पीशीज देखने मिलेंगी, यूएसए में 468 होंगी। बर्ड्स की आपको 1600 से ऊपर स्पीशीज देखने मिलेंगी इंडोनेशिया में, यूएसए में 888 800 के आसपास, 900 के आसपास देखने के। रेप्टाइल 750 के आसपास, इंडोनेशिया में 750 के आसपास, यूएसए में आधा है लगभग। प्लांट्स की बात करें तो 10,000 मोर वैरायटी आपको इंडोनेशिया में देखने मिलेंगे एज कंपेयर टू द यूएसए के। तो ये हमने केवल एक फिगर रटना नहीं है, केवल एक कंपैरिजन बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। तो मतलब अब सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने मिलती है, और ये इक्वेटर के आसपास होते हैं, जिसे आप देख रहे हैं अफ्रीका के घने जंगल और अमेजॉन के फॉरेस्ट, ठीक है। अमेजॉन के फॉरेस्ट के साथ में बड़ा बुरा हुआ, एक तो आग लग गया पहले, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ, वहां की सरकार क्या बोलती है, ब्राजील की गवर्नमेंट बोलती है, देखो भैया ये अमेजॉन के फॉरेस्ट हमारी सीमा रेखा में आते हैं, दे आर आवर प्रॉपर्टी, हम काटें चाहे इनको हम तोड़ें, कुछ भी करें, तुम कौन होते बोलने वाले। सच बता रहा हूं, ब्राजीलियन गवर्नमेंट को जो है यूनाइटेड नेशंस तमाम कंट्री समझाती है, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं भैया मत काटो जंगल, क्योंकि ये अमेजॉन के फॉरेस्ट जो है वो धरती के लंग्स हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाली जगह में से एक है। ये कट जाएंगे ना जिस दिन,
पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अमेजॉन के फॉरेस्ट क्लाइमेट पर बड़ा गहरा इंपैक्ट रखते हैं, बड़े एरियम फैले हुए हैं। देखिए ना, पूरा हिस्सा एक पूरा ग्रीन बना हुआ बड़ा इसके। और ब्राजील कहता भैया हमको भी तरक्की करनी है, साउथ अमेरिका के जो कंट्री, हमको भी तरक्की करनी है, हमें भी जंगल काटने, तुम तो काट लिए अपने पूरे, हमको नहीं काटने दे रहे। उन्होंने कहा भैया हमारे पास थोड़े से थे, हालांकि हमने भी गलत किया, हम कह रहे हैं कि मत बदलो अब। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो कहना, और आपको सच बताऊं, जितनी ये सीमाएं है ना, ये हमने बनाई हुई है। प्रकृति ने तो बड़ा अच्छा वेल अरेंजमेंट किया। उसने कहा था तू पूरी दुनिया तुम्हारी है, दी वर्ल्ड इज ए सिंगल प्लेस, ठीक है। जो आर्कटिक टर्न जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है, वो आता है जब साइबेरियन क्रेन जो है वो आपका साइबेरिया से इंडिया में आता है। नो नीड ऑफ पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं चाहिए उसको, कोई इमिग्रेशन माइग्रेशन जो भी फॉर्मेलिटी वो भी नहीं करनी उसको, बस उड़ने का मन किया, उड़ के यहां आ गए। ऐसा ही था पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड ऐसा ही था। इसलिए हम बोले कि ये हमारे पास है, हम काट देंगे, तुम्हें क्या करना, गलत है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पूरी जो अर्थ है ये अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम है, ग्लोबल इकोसिस्टम है, यू कैन नॉट डिस्टर्ब दैट, ठीक है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, इनमें ग्रेटेस्ट जो है हमको बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है। इट इज द होम फॉर मोर देन 40,000 प्लांट स्पीसीज, 3,000 टाइप ऑफ फिशेस, 1,300 बर्ड्स के, 427 मैमल्स, 427 टाइप ऑफ एम्फीबिया, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट के। केवल आंकड़े दिमाग में रखना बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में रखें तो कई बार मैच करने को पूछ लेते हैं, अधिक या कम पूछ लेते हैं आपसे के, तो दिमाग में रखना बेटा इसको, ठीक है। साइंटिस्ट बताते हैं कि साइंटिस्ट दैट दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड के। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख जो है 20 लाख जो की बात करें, 2 मिलियन बोले हम, इतनी इंसेक्ट स्पीसीज है, इनको आज भी खोजने की जरूरत है और इनको नाम देने की जरूरत है, ठीक है। What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रॉपिकल वाले एरिया में ऐसा क्या खास है कि वहां पे इतनी बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दे बिलोंग टू दैट क्लाइमेटिक जोन जहां पर हैवी रेनफॉल है, जहां पे टेम्परेचर है, जहां पे सॉइल का फॉर्मेशन अधिक है, यहाँ पे के यहाँ पर अधिक जो है प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर सकते हैं, वो अधिक रिच वहां की सॉइल, तो उससे क्या होता है, उसके चलते वहां पर जो है वो ऐसी दशाएं बनती है जहां पर जीवन पनप सकता है। दूसरा यहाँ चूंकि अधिक संख्या में वहां पे प्रजातियां ग्रो करती है तो उनके बीच कंपटीशन भी अधिक होता है, और उस कंपटीशन के चलते, उस प्रतिस्पर्धा के चलते बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है और नई नई स्पीसीज पर बनती है, ठीक है। देखिए आप, दिस इज ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है जो हेलीकॉप्टर से लिया गया है, और ये आप अमेजॉन के फॉरेस्ट का ऊपर से व्यू देख रहे हैं आप, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है, कि आप देखिए पूरा ऐसा लगा कि पूरा, आपको लग रहा है घास का मैदान, नहीं, ये बड़े पेड़ों की कैनोपी है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं सेंट्रल अमेरिकन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कांगो रिवर बेसिन रेन फॉरेस्ट है, मेडागास्कर रेन फॉरेस्ट है, ठीक, साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट है, कुछ हिस्सा हमारे पास वेस्टर्न घाट में भी देखने मिलता है हमको इस तरह के फॉरेस्ट का। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ रेन फॉरेस्ट है, तो आप देख रहे हैं ये दुनिया भर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और बड़े इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने मिलती है हमको, ठीक है। अब चलिए हम उस चीज का उत्तर ढूंढते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या खास है जिससे इनमें सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है, ठीक है। नंबर 1, सबसे बड़ी बात तो ये होती है बेटा कि जो प्रजातियों का विकास जो होता है वो समय मांगता है, टाइम मांगता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे अधिक स्थिर स्टेबल इकोसिस्टम में से एक रहे। बाकी जगह पे क्या हुआ कि बड़े परिवर्तन है, क्लाइमेट, चूंकि क्या टेम्परेट में क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जहां मौसम बार बार बदलता है ना, वहां पर कई बार चीजें बनने के दौरान ही खत्म हो जाती हैं, यहां पर स्टेबिलिटी है। देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं हम, कौन सा देश, सुनिए मेरी बात ध्यान के, कौन सा देश अधिक विकास करेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, सामाजिक क्वेश्चन कर रहा हूं कि कौन सी कंट्री अधिक डेवलपमेंट करेगी। नंबर 1, वह कंट्री जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, झगड़ा करते हैं लोग बाग आपस में, यहां पर आए दिन सरकार बदल जाती है, यहां पर कभी मिलिट्री का रूल होता है, कभी डेमोक्रेटिक रूल होता है, और लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं,
ठीक है, पुराने फैसलों को नई गवर्नमेंट बदल रही होती है, नई गवर्नमेंट आएगी फिर पुराने नए फैसले लेगी, पुराने सारे टेंडर कैंसिल कर देगी, वहां अधिक डेवलपमेंट होगा, या उस कंट्री में जहां पे सरकार स्थिर है, लोग लड़ते नहीं है, लोग प्यार से रहते हैं, कोई सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई सिविल आपस में लड़ने की कोई कंडीशन नहीं है। पॉलिटिशियन आते हैं, सरकारें बदलती चली जाती हैं, पर नई सरकार आई, उसने देखा पुरानी सरकार ने ये सारे काम अच्छे किए थे, इसको हम आगे प्रमोट करेंगे, केवल उनने काम किए थे इसलिए काम को बदल दें हम, ये तो मूर्खता है। वो बोलती नहीं, ये काम अच्छे थे, इसे कंटिन्यू करेंगे हम, और हम कुछ और अच्छा करेंगे इसमें। they do not subtract things, they add things. That is it. अब बताओ कौन तरक्की करेगा? आप बोलोगे बट ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला तरक्की करेगा। तो हमको कैसा कंट्री बनना चाहिए? वैसे ही हैं हम, एक्चुअली वैसे ही हैं हम, स्टेबल गवर्नमेंट, लोग अच्छा करने वाले काम के, लेकिन हमको अब समझदारी का परिचय देके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में चीजें बदलती चली गई, पड़ोसी मुल्क में आप देखो डेवलपमेंट में इतना फर्क आ गया। नाउ दे अंडरस्टैंड द थिंग्स कि भैया लड़ने झगड़ने से काम नहीं बनेगा, अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा। पूरा साउथ एशिया जो है वो तरक्की करना चाहिए। तो मैं आपको बता कि मैंने कहा अब विकास के लिए समय चाहिए होता है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए जब समय चाहिए होता है, तो वही वाली बात यहां पे कि प्रजातियां भी जब स्पीसीज का जब विकास होता है ना, स्पीसीज जब स्पेसिएशन होता है ना, दिस ऑल्सो नीड टाइम। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, स्पेसिएशन ए जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के समय का काम है के। अनलाइक टेम्परेट रीजन जहां पर फ्रिक्वेंट ग्लेशियर, बर्फ पिघल जाती है, कई बार बर्फ की चट्टानें गिरती, ग्लेशियर होता है यहाँ पे के, ठीक है, मौसम में परिवर्तन आता है, वहां की तुलना में जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वहां पर जो है वो कंपेरेटिवली फॉर जो मिलियंस ऑफ ईयर से, यानी लाखों वर्षों से वही गर्मी पड़ती है, वही रेनफॉल होता है, एक समान कंडीशन वहां पर बनी हुई है, इसलिए लंबा इवोल्यूशन का इतिहास यहां पर देखने मिलता है, इसलिए आपको प्रजातियों में अधिक डाइवर्सिफिकेशन देखने मिलता है। बड़ा अच्छा लिखा है इसको के, फैंटास्टिक स्टेटमेंट के कि प्रजातियों का विकास जो है स्पेशल जो होता है वो एक समय के अनुसार होने वाला फंक्शन है, और चूंकि टेम्परेट फॉरेस्ट में मौसमी परिवर्तन बड़े फ्रिक्वेंटली होते हैं, इसके चलते वहां पर जो है वो उतना स्टेबिलिटी इकोसिस्टम को मिल नहीं पाता है जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इसलिए यहां पर लंबे लाखों वर्षों से जो प्रजातियां विकास कर रही थी उनकी तरक्की खत्म नहीं होती है, वो लगातार विकास कर रही होती है। ठीक है, दूसरा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन इज लेस सीजनल। मैंने कहा ना मौसम के परिवर्तन यहां पर कम होते हैं, तो एक प्रजाति समझ चुकी कि यहां पर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ये कंडीशन को टॉलरेट करना है, तो बस हमको इसी दिशा में एडॉप्टेशन करना है। लेकिन जब फ्रीक्वेंट मौसम में परिवर्तन होंगे तो एडॉप्टेशन को एक दिशा नहीं मिल पाती, तब कुछ प्रजातियां एडॉप्ट कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है यहाँ का एनवायरनमेंट, प्रिडिक्टेबल होता है। तो ऐसे कांस्टेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो मैंने कहा ना निके स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखिए सिंपल से, जो इकोलॉजिकल निके है वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल निके? ये वो रेंज ऑफ कंडीशन है जहां पर एक जीवित जीव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है और इन्वायरमेंट में अपनी भूमिका निभाता है। अब यहां पर रेंज ऑफ कंडीशन फिक्स है, यहां पे बड़ा परिवर्तन यहां पर नहीं आएगा, तो प्रजातियां उसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, स्पीशीज अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है वो अपने अपने निके के अनुसार ढाल लेती है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां पे बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। एंड देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक, चूंकि यहां पे अधिक सोलर एनर्जी आती है और इसलिए यहां की प्रोडक्टिविटी हायर साइड होती है। मोर प्रोडक्टिविटी होगा तो उतना अधिक फूड बनेगा इकोसिस्टम में, जितना अधिक फूड बनेगा उतने अधिक ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे इनडायरेक्टली डाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है। क्लियर? तो क्या देखा हमने, तीन बड़े रीजन हमें यहाँ पे देखे हमने। एक तो टाइम मिला, ट्रॉपिकल रेनफॉल्स में हमको समय काल मिला हमें, दूसरा हमने देखा यहाँ पे लेस सीजनल था वो, और तीसरा हमने कहा था अधिक प्रोडक्टिविटी के। तो मतलब स्पीसीज समय के अनुसार डेवलप होती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मोर टाइम अवेलेबल था, दूसरा यहां पर अधिक प्रोडक्टिविटी थी, तीसरा यहां पर जो है वो सीजनल वेरिएशन कम से कम थे। ठीक है, इसलिए विकास जो है वो इवोल्यूशन को समय मिल पाया, इसलिए मोर स्पीसीज हमको देखने मिलती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors,
Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentors online app from Google Play Store.